अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे ये हमारा न्यू सिलेबस निबोश के तहत एलिमेंट नंबर 9 है, वर्क इक्विपमेंट का। इस लेक्चर के अंदर हम इस एलिमेंट को पूरे का पूरा डिस्कस करेंगे और ये पूरा एलिमेंट 9 वर्क इक्विपमेंट का निबोश न्यू सिलेबस के तहत ये एक ही वीडियो लेक्चर में आपके पास अवेलेबल होगा। शुरू करते हैं। इसका पहला टॉपिक 9.1 है, जनरल रिक्वायरमेंट्स फॉर वर्क इक्विपमेंट। अब कि जो हमने वर्क इक्विपमेंट इस्तेमाल करनी है, यूज़ करनी है, उसकी जनरल रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। मतलब कि जनरली अमूमी तौर पर हमें उससे क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं या होती हैं। सबसे पहले टाइप्स ऑफ वर्क इक्विपमेंट। वर्क इक्विपमेंट कितनी तरह का? तो 5 तरह का इक्विपमेंट है जो हम वर्क प्लेस पे इस्तेमाल करते हैं, जिसमें पहले नंबर पे हमारे पास आता है सिंपल हैंड टूल। दूसरे नंबर पे आता है हैंड हेल्ड पावर टूल। सिंपल हैंड टूल वो है जिसको हम अपने हाथ से इस्तेमाल कर सकते हैं। हैंड हेल्ड पावर टूल वो जिसको हम इस्तेमाल तो अपने हाथ से करेंगे, लेकिन उसको ऑपरेट किसी भी पावर से किया जाएगा। वो फिर इलेक्ट्रिक पावर भी हो सकती है और डीजल फ्यूल वगैरह की भी पावर। सिंगल मशीन, नॉर्मल, मोबाइल वर्क इक्विपमेंट और मशीन असेंबलीज में क्या होगा कि आपके डिफरेंट पार्ट से बनी हुई किसी मशीन को इस पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सबसे बुनियादी रिक्वायरमेंट जो किसी भी वर्क इक्विपमेंट की है वो है उसकी सूटेबिलिटी, कि वो वर्क इक्विपमेंट जिस टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल हो रही है उसकी उससे मुनासबत क्या है, उसकी उससे मुताबिकत क्या है और वो कितनी उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रही है। वर्क इक्विपमेंट should be carefully selected to ensure it is appropriate for the। अब वर्क इक्विपमेंट जो भी हम सिलेक्ट करेंगे किसी भी काम करने के लिए, तो मैंने मेक श्योर करना है, इस बात का पूरा यकीन कर लेना है कि वो चीज़ इस काबिल हो, ठीक है, वो उसके लिए काफ़ी हो। दो बातों के लिए, एक टास्क जो काम आप परफॉर्म कर रहे हैं उसके लिए, दूसरा इन्वायरमेंट एंड कंडीशंस, और जिस माहौल में, जिन हालात में आप वो इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं तो वो उसके लिए जो है वो महफूज है। Employers in the EU, European Union and UK, United Kingdom have to ensure that any equipment they purchase for work use has a CE mark and complies with a European standard। ये CE मार्क जो है बेसिकली कंफर्मेटिव यूरोपियन, जो इस बात को बावर कराता है, इस बात का यकीन दिलाता है कि जिस चीज़ के ऊपर ये मार्क मौजूद है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरती है या उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके बनाई गई है। अब EU मशीनरी डायरेक्टिव 2006 ये उसके डायरेक्टिव्स हैं, ठीक है जी। अब वो CE जिसकी मैंने अभी बात की, मैन्युफैक्चरर्स आर रिक्वायर्ड टू मीट द एसेंशियल हेल्थ एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट, क्रिएट अ टेक्निकल फाइल इसलिए कि किसी भी इक्विपमेंट को, किसी भी वर्क इक्विपमेंट को कैसे आपने हैंडल करना है, कैसे यूज करना है। फिक्स अ कंफर्मेटी यूरोपियन सीई मार्क, ठीक है। ये सी जहाँ पे होगा इसका मतलब ये है कि ये चीज यूरोप के स्टैंडर्ड के आयन मुताबिक है। कंफर्मेटी बेसिकली कंफॉर्मेंस से निकला है, जिसका मतलब होता है कि ओबेइंग सम लॉ, ओबेइंग सम स्टैंडर्ड, कि जब आप किसी स्टैंडर्ड या लॉ को फॉलो कर रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट किया हुआ है, तो कंफर्मिटी हम उसको बोलेंगे। कंफर्मिटी यूरोपियन का मतलब भी यहाँ पर ये है कि ये चीज़ यूरोप के स्टैंडर्ड के आयन मुताबिक है। प्रोवाइड अ रिटन डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी, तहरीरी शक्ल में भी आप देंगे, ठीक है, कि हमने ये चीज़ हमने जो क्रिएट की है, ये चीज़ जो हमने मार्केट में भेजी है और यहाँ पे इस चीज़ से मुराद वर्क इक्विपमेंट है, तो वो कंफर्मिटी के स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरती है या स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा उतरती है। तो इसके लिए डिक्लेरेशन ऑफ कंफर्मिटी लाजमन तहरीरी शक्ल में रिटन फॉर्म में प्रोवाइड की जाएगी। प्रोवाइड रिटन इंफॉर्मेशन ऑन हैजर्ड्स, रिस्क,
सेफ यूज एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। जैसा कि आपने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम केमिकल्स के चैप्टर में, केमिकल के टॉपिक में, कि कोई भी हैजर्डस केमिकल्स या सब्सटेंस को जब आप हैंडल करते हैं तो उसके साथ मैन्युफैक्चर सेफ्टी डाटा शीट्स या मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट्स भी आती हैं, जिसके ऊपर उसके इंग्रेडिएंट्स, उसके हैजर्ड्स, हाउ टू यूज और उसके प्रिकॉशंस, वो तमाम तर चीज़ें लिखी होती हैं। इसी तरह इन टूल्स के साथ आपका बाकायदा तौर पर एक मैनुअल आएगा जिसके अंदर, और ये मैनुअल लाजमी बात है, आपको मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस करेगा, ठीक है, और वो क्या करेगा, इस इक्विपमेंट के हैजर्ड्स क्या हैं, रिस्क क्या है, सेव यूज कैसे और मेंटेनेंस कैसे पॉसिबल है, वो तमाम तर चीजें मौजूद होंगी। जिस तरह मैं काम से एग्जांपल देता हूँ, अब सेल फोन का यूज बहुत ज्यादा आम हो गया है, या सेल फोन का इस्तेमाल बहुत ज्यादा आम हो गया है, इसलिए हम इसके पैक में, इसके डिब्बे में आई हुई जो मैनुअल है उसको पढ़ते नहीं है, क्योंकि हम यूज टू हो गए सेल फोन के। अदरवाइज उसके अंदर भी मैनुअल, इवन आपने बैटरी को कैसे प्लेस करना है सेल फोन के अंदर, ये तक तहरीर होता है। तो ऐसी सूरत में आपने कभी भी कोई भी वर्क इक्विपमेंट या वर्क टूल को यूज करना है तो उसको यूज करने से पहले आप उसका मैनुअल लाजमी देखें। अब ये जो है, ये बेसिकली जो रेगुलेशन है, इसका रेगुलेशन जो यूके के अंदर है वो है सप्लाई ऑफ मशीनरी सेफ्टी रेगुलेशंस 2008, जिसके तहत ये चीजें करके आपने लाजमन प्रोवाइड करनी है। देन जी, प्रिवेंटिंग एक्सेस टू डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी, ये बड़ा अहम पार्ट है कि आपने ऐसी मशीनरी जो इस्तेमाल हो रही है किसी काम के लिए, किसी चीज के लिए, आपने उस मशीनरी के ऐसे पार्ट जो डेंजरस पार्ट हैं, जैसा चेन सा, ये इस तरह की चीजें जिसके अंदर आपके जो है इंटरेक्शन के नतीजे में कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है, बड़ा इंसिडेंट हो सकता है, तो आप उसको प्रिवेंट करेंगे कि वहां तक पहुंच ही ना हो किसी की। एक्सेस टू डेंजरस पार्ट्स इज प्रिवेंटेड और मूवमेंट ऑफ डेंजरस पार्ट्स इज स्टॉप्ड। अब ये आप किस तरह से एक्सेस टू डेंजरस पार्ट से महफूज रह सकते हैं या मूवमेंट ऑफ डेंजरस पार्ट्स को रोक सकते हैं, तो उसके लिए हमारे पास जो मेन प्रोसीजर्स हैं वो 4 हैं। पहला है कि फिक्स गार्ड्स हम उसके ऊपर अप्लाई करें, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि फिक्स गार्ड किस तरह से काम करते हैं। देन वी हैव अदर गार्ड्स एंड प्रोटेक्शन डिवाइसेस, प्रोटेक्शन अप्लायंसेस, इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन, ट्रेनिंग एंड सुपरविजन, जो कि एक कंपल्सरी कंट्रोल मेजर है किसी भी हैजर्ड या रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। टू द एक्सटेंट दैट इज प्रैक्टिकेबल, टू द एक्सटेंट दैट इज प्रैक्टिकेबल का मतलब ये है कि उस हद तक, जिस हद तक पॉसिबिलिटी है कि प्रैक्टिकली हम इस चीज के ऊपर काबू पा सकते हैं, तो उस हद तक हम इनमें से जो हमारे लिए ज्यादा मुफीद होगा, ज्यादा इफेक्टिव होगा, उस कंट्रोल मेजर को हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिस्ट्रिक्टिंग यूज के हवाले से। द यूज इज रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट ऑपरेटर्स फॉर इक्विपमेंट। अब सबसे पहले इसका जो इस्तेमाल है उस इस्तेमाल को महदूद किया जाएगा। किन तक महदूद किया जाएगा? इस जो इसके ऑपरेटर्स हैं कॉम्पिटेंट हो, कॉम्पिटेंट तो हम डिस्कस कर चुके, नॉलेज, एबिलिटी, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस। देन वी आर व्हाट दे आर इज हाईली स्पेशलाइज्ड, has a range of hazards, तो वो फिर मेंटेनेंस ऑफ वर्क इक्विपमेंट रिस्ट्रिक्टेड टू ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट पर्संस। ऑपरेटर भी ट्रेन्ड एंड कॉम्पिटेंट होंगे और मेंटेनेंस भी आप किसी अनाड़ी बंदे के हाथ में नहीं देंगे, बल्कि ये भी कॉम्पिटेंट पर्सन ही परफॉर्म करेंगे। इस तरह से हम मेक श्योर करेंगे रिस्ट्रिक्ट करके कि इसके ऑपरेटर्स और इसके जो मेंटेनेंस वाले हैं वो कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। इस तरह हम ये मेक श्योर कर लेंगे कि इक्विपमेंट से जो एक्सेस है वो आपका कॉम्पिटेंट लोगों के हाथ में है और इससे आप एक्सीडेंट और इंसिडेंट्स को अवॉइड कर सकते हैं। देन जी इंफॉर्मेशन, इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग, ये हम किस किस चीज के ऊपर, प्रोवाइडेड फॉर वर्क इक्विपमेंट यूजर, कोई भी जो किसी भी इक्विपमेंट को यूज करेगा, लो रिस्क इक्विपमेंट, हाई रिस्क इक्विपमेंट। लो रिस्क इक्विपमेंट के ऊपर आप रीडिंग इंस्ट्रक्शंस देंगे, जबकि हाई रिस्क इक्विपमेंट के ऊपर आप फॉर्मल ट्रेनिंग देंगे और उस ट्रेनिंग की इफेक्टिवनेस को भी देखेंगे।
देन मैनेजर्स को आप इंफॉर्मेशन देंगे कि उन्होंने ही जारी बात है इन वर्क इक्विपमेंट यूजर से काम लेना है, तो ऐसी सूरत में मैनेजर्स शुड बी ट्रेंड आल्सो एंड वेल इन्फॉर्म्ड। उसके बाद मेंटेनेंस स्टाफ। अब इस इक्विपमेंट का अभी तक जितना भी हमने डिस्कस किया, तो इसमें हमें एक बात समझ आती है, वो बात हमें ये समझ आ रही है कि इसका ज्यादातर दारोमदार इसके यूजर, इसके ऑपरेटर पे है, और दूसरा इसका तमाम तर दारोमदार मेंटेनेंस स्टाफ के ऊपर है। मेंटेनेंस स्टाफ क्या करे? टू मिनिमाइज रिस्क के वो, और उसके अलावा टू अंडरस्टैंड मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट। तो इसीलिए इन्हीं दोनों को, ऑपरेटर्स और मेंटेनेंस स्टाफ को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। अब इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग में मजीद यूजर ऑफ वर्क इक्विपमेंट शुड। अब जो यूजर हैं, अब किन की बात हो रही है? जिन्होंने वर्क इक्विपमेंट को इस्तेमाल करना है, वर्क इक्विपमेंट को यूज करना है, तो वो क्या करें? लाजमी नंबर 1, ओनली ऑपरेट इक्विपमेंट दे आर ऑथराइज्ड टू यूज। वो सिर्फ उसी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करें जिसके लिए उन्हें अलाउ किया गया है कि वो इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ऑपरेट इक्विपमेंट इन अकॉर्डेंस विद इंस्ट्रक्शन एंड ट्रेनिंग। जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि किसी भी तरह की इक्विपमेंट ऑपरेट करने से पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शन और ट्रेनिंग जो है वो लाजिम है। वो फिर लो रिस्क है, हाई रिस्क है, तो वो फिर उसको देखते हुए उसी नौयत की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करने का बेहतर तरीका यही होता है कि आपने किसी को कोई ट्रेनिंग देनी है, उस ट्रेनिंग को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, किस लेवल की देनी है, कैसे देनी है, तो उसके लिए TNA सबसे बेहतर टूल है, ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। उसमें क्या होता है कि आप उतनी जो चीज जिसमें आपका फेलियर होता है, जिस चीज में आपकी परफॉर्मेंस बेटर नहीं होती, आप सिर्फ उसी चीज की तरफ ट्रेनिंग देते हैं। ओनली यूज इक्विपमेंट फॉर इट्स इंटेंडेड पर्पस। अब जिस मकसद के लिए जो इक्विपमेंट बना है उसी मकसद के लिए इस्तेमाल होना चाहिए। कैरी आउट सेफ्टी चेक्स बिफोर यूजिंग इक्विपमेंट। आपने कभी भी इक्विपमेंट यूज करना है तो मेक श्योर करना है कि आपने सेफ्टी चेक लिए हैं। नॉट यूज इक्विपमेंट इफ इट इज अनसेफ। अगर किसी भी इक्विपमेंट के अंदर ऐसे फैक्टर्स मौजूद हैं, ऐसे अनासर मौजूद हैं, या उसकी विजुअल या उसको बज़ाहिर वो दिखाई दे रही है कि उसके साथ उसके इस्तेमाल से रिस्क या हैजर्ड्स पैदा हो सकते हैं, तो आप ऐसी इक्विपमेंट को अवॉइड करेंगे और उस इक्विपमेंट को इस्तेमाल नहीं करेंगे। रिपोर्ट डिफेक्ट्स इमीडिएटली। कोई भी नुक्स है आप रिपोर्ट करेंगे। किसको? अपने जो वर्कर है, आम वर्कर है, वो सुपरवाइजर को। वो सुपरवाइजर कोशिश करेगा, अगर ओवरकम नहीं कर सकता डिफेक्ट्स को, तो वो फिर मैनेजर्स को बताएगा, और इसी तरह से ARKI को फॉलो करते हुए इन डिफेक्ट्स को दूर करने की कोशिश की जाएगी। नॉट यूज इक्विपमेंट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल। अंडरस्टूड है जी, किसी भी जो आपकी मुंशियात हैं या शराब है, इसके असर में कोई भी इक्विपमेंट यूज करने की इजाजत नहीं होगी। कीप इक्विपमेंट क्लीन एंड मेंटेन इन सेफ वर्किंग ऑर्डर। इक्विपमेंट को आपने क्लीन रखना। क्लीन से मुराद ये है कि कई दफ़ा कैसी कोई बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज होती हैं जिसमें ग्रीस, ऑयल और इस तरह की और कंटेमिनेंट्स यूज हो रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आपने टूल्स को उनकी ग्रिप के लिहाज से, उनके यूजेज के एतबार से सेफ वर्किंग ऑर्डर में रखने के लिए आपने हमेशा क्लीन रखना है और मेंटेन रखना है। नेक्स्ट ही अब ये मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स। अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स का हमें मालूम कैसे होगा कि हमने किसी भी इक्विपमेंट की, किसी भी वर्क टूल की मेंटेनेंस कब और कैसे करनी है। जब बात आती है मेंटेनेंस रिजीम्स की, मेंटेनेंस मेथड्स की, मेंटेनेंस वेज की, तो इसमें 3 चीजें हमारे सामने आती हैं। पहली है PPM, प्लांट प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, जो आपने स्केड्यूल्ड है, जो आपने डिसाइड की हुई है। फॉर एग्जांपल आफ्टर 1 वीक, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर 30 डेज एक्सेट्रा। देन कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस। कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस में क्या है कि रूटीन इंस्पेक्शन को आप फॉलो करते हुए देखेंगे कि बजायर टाइम तो इतना नहीं हुआ जो इंटरवल हमने सोचा हुआ था कि इतने इंटरवल के बाद मेंटेनेंस करनी है, लेकिन किसी भी चीज की उस वक्त हालत ऐसी हो गई है कि वो चीज उस फील ऐसा हो रहा है कि उस इंटरवल जो टाइम लेते हैं उस जितनी उसकी कंडीशन जो है खराब हो गई है, तो ऐसी सूरत में कंडीशन बेस्ड मेंटेनेंस की जाएगी।
देन लास्ट वन ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, इमरजेंसी रिपेयर वगैरह। अब ब्रेक डाउन में तो अंडरस्टूड है, जब काम ही रुक जाएगा तो ऐसी सूरत में आपको मेंटेनेंस परफॉर्म करनी है। अब ग्रुप एक्सरसाइज है, लाजमी बात है जिस तरह से आप लोग पहले परफॉर्म करें इसको भी परफॉर्म करके आपने मुझे ईमेल कर सकते हैं और व्हाट्सएप कर सकते हैं। ईमेल और व्हाट्सएप जो है इसकी आपकी जो लेक्चर होता है इसके नीचे डिटेल में मौजूद होता है। मेंटेनेंस इज ऑफन सीन एज अ हाई रिस्क एक्टिविटी, व्हाट इज इट अबाउट मेंटेनेंस वर्क दैट इंक्रीजेस द रिस्क, ये आप बतलाएंगे मुझे कि ये चीज कैसे है। अच्छा, अब मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स के हवाले से आगे चलने से पहले मैं एक मुख्तसर सी बात करना चाहता हूँ लेक्चर के बिल्कुल बीच में। वो ये है कि आप में से बहुत सारे लोग जो लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं उनको बहुत सारों को जो बुक्स हैं मटेरियल जो है वो प्रोवाइड कर दिया गया है, और कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं इन पीपी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के हवाले से। तो मैं ये चीज़ कंफर्म करता चलूँ कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो है ये आपको नहीं दी जा सकती किसी भी वजह से। तो आपको बहरहाल बुक 1 बुक 2 जिसमें से पेपर आना है, जिसमें से आपकी असेसमेंट बननी है, वो आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ईमेल में सेंड कर सकते हैं। उसके लिए तरीका यही है कि आप इस लेक्चर के कमेंट में अपना ईमेल छोड़ें और साथ में टाइप कर दीजिए, या हमें ईमेल करके आप मंगवा सकते हैं। मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग मेंटेनेंस स्टाफ एट ग्रेटर रिस्क बिकॉज, अब गार्ड्स एंड एम्प्लॉई रिमूव, अब वो मेंटेनेंस स्टाफ क्यों ज्यादा जो है आपके ग्रेटर रिस्क पे होगा। गार्ड्स एंड एम्प्लॉयर रिमूव, प्रॉब्लम ये होता है कि मेंटेनेंस के दौरान गार्ड्स रिमूव कर दिए जाते हैं, एम्प्लॉयर जिसके अंदर किसी चीज को बंद किया होता है वो खोल दिया जाता है। इसकी वजह से जो मेंटेनेंस स्टाफ होता है वो दूसरे स्टाफ की निस्बत ज्यादा एट हाई रिस्क होता है। सेफ्टी डिवाइसेस रिमूव्ड और डिसेबल्ड, इक्विपमेंट पार्शली और कंप्लीटली डिसमेंटल्ड। कई दफा ऐसा होता है कि बहुत सारे इक्विपमेंट्स की मेंटेनेंस के दौरान उनको डिसमेंटल किया जाता है, उसके बाद उनको दोबारा से जोड़ा जाता है, इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है। तो ऐसी सूरत में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। पावर सोर्सेज एक्सपोज, पावर सोर्सेज हो सकते हैं। पावर सोर्सेज से मुराद ये है कि किसी भी जगह अंदाजा नहीं है पावर सप्लाई आ रही थी और उसी इक्विपमेंट पे किया, उसी मशीनरी पे काम किया जा रहा है, तो इस तरह का इलेक्ट्रिक शॉक और ये इस तरह के प्रॉब्लम हो सकते हैं। स्टोर पावर रिलीज, जैसा कंप्रेस स्प्रिंग है, आप मेंटेनेंस के लिए डिसमेंटल कर रहे हैं या ओपन कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वो पावर जो है ना रिलीज जब करेगा तो जो स्प्रिंग ऑटोमेटिक जारी बात है कंप्रेस है, जैसे ही वो रिलीज होगा तो पावर से जब आएगा तो उस सूरत में भी इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। एक्सेस ऑकवर्ड, एक्सेस ऑकवर्ड ये होता है जी कि आपकी मशीनरी या आपके टूल ऐसी हालत में है, ऐसी शेप में है या ऐसी जगह पे आपने इस्तेमाल करने हैं जहां पर आप नॉर्मल पोस्चर के साथ काम नहीं कर सकते, तो ऐसी सूरत पे आपका ऑकवर्ड पोस्चर होगा जिसकी वजह से आपको WRULDS वर्क रिलेटेड अपर लिम्ब डिसऑर्डर्स या लोअर लिम्ब डिसऑर्डर्स हो सकते हैं। मैनुअल हैंडलिंग हैवी पार्ट्स, ये बॉडीली फोर्स पे आप नहीं करेंगे, जिसके लिए हम पहले मैनुअल और मैकेनिकल हैंडलिंग पे डिस्कशन कर चुके हैं। एडिशनल हैजर्ड्स एग्जांपल पावर टूल प्लेयर टू गेट द इक्विपमेंट रनिंग क्विकली, और कई दफ़ा क्या होता है कि मेंटेनेंस एक्टिविटी परफॉर्म करने के बाद अब आप श्योर होते हैं कि आपने मेंटेनेंस परफॉर्म कर दी है, तो उस जल्दबाजी में फिनिशिंग प्रॉपर ना होने की वजह से कोई भी एक्सीडेंट हो सकता है। एडिशनल प्रिकॉशंस ड्यूरिंग मेंटेनेंस वर्क, नंबर 1 कॉम्पिटेंट स्टाफ बोथ फॉर ऑपरेटर बोथ सेकेंडली फॉर मेंटेनेंस स्टाफ। देन पावर सोर्सेज आइसोलेटेड लॉक्ड ऑफ, जिससे मैंने बात की कि किसी भी तरह की एनर्जी दी जा रही है, किसी तरह की इलेक्ट्रिसिटी उन पर प्रोवाइड की जा रही है या किसी और सोर्स से पावर दी जा रही है, तो उसको आप लॉक ऑफ प्रॉपर्ली करेंगे। स्टोर्ड पावर रिलीज आर सिक्योर, ये आप देखेंगे कि अगर स्टोर पावर मौजूद है तो उसको प्रॉपरली पहले रिलीज करेंगे। कवर लाइव पार्ट्स विद इंसुलेटिंग मटेरियल, ऐसे पार्ट जिनमें बिजली मौजूद हो सकती है, तो ऐसी सूरत में आप उनको इंसुलेट कर लें ताकि उससे आपको कोई करंट, इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह ना लगे। यूज एडिशनल पीपी, इसके अलावा जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपके पास मौजूद है आप तमाम तर को इस्तेमाल करें, बेकार लाएं ताकि किसी भी एक्सीडेंट या इंसिडेंट से सामना ना हो।
इफ डेंजरस मूविंग पार्ट्स आर असेस्ड, अगर किसी मशीनरी के, किसी मशीन के, किसी इक्विपमेंट के मूविंग पार्ट्स हैं, ठीक है, देन रन एट वेरी स्लो स्पीड, उनको आप बहुत आहिस्ता स्पीड पे, धीमी स्पीड पे करके चला के उसके मेंटेनेंस करें। फिट पर्पस मेड मेंटेनेंस कार्ड्स, और पर्पस मेड का मतलब ये है कि मेंटेनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को सामने रखते हुए आप वहाँ पे मेंटेनेंस गार्ड्स अप्लाई करेंगे, ताकि मेंटेनेंस के दौरान किसी तरह का भी एक्सीडेंट, या फॉर एग्जांपल जिस तरह आप देखते हैं एक्सीडेंटल स्टार्ट हो जाता है या एक्सीडेंटल रिलीज हो जाती है, तो ऐसी सूरत से बचा जा सके। प्रिकॉशंस फॉर सेफ एक्सेस, ठीक है, कि उस तक पहुंचने के लिए महफूज जगह, महफूज रास्ते हों। यूज मैनुअल हैंडलिंग एड्स इंस्टेड ऑफ कि आप सारे लोड उठा लें इस तरह से, बल्कि मैनुअल हैंडलिंग एड्स जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं तो वो इस्तेमाल की जाएं तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। इक्विपमेंट कंट्रोल्स एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर। इक्विपमेंट कंट्रोल से मुराद ये है कि कोई भी इक्विपमेंट, वर्क इक्विपमेंट जिसको हमने ऑन ऑफ करना है या इमरजेंसी स्टॉप करना है, तो ऐसी सूरत में वो उसके कंट्रोल्स होंगे। और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के किस जगह पे वो कंट्रोल्स मौजूद हैं, किस जगह पे काम हो रहा है, किस इन्वायरमेंट में वो इक्विपमेंट इंस्टॉल्ड है और काम कर रही है। कंट्रोल शुड बी, कंट्रोल अब कैसे होने चाहिए जी, वेल डिजाइन, इजी टू यूज, और बिल्कुल अच्छे तरीके से डिजाइन होने चाहिए, इस्तेमाल में आसानी होनी चाहिए। सुटेबली लोकेटेड, ऐसी जगह पे लोकेट हो जहाँ पे जो मुनासिब जगह हो, जिसको ऑन ऑफ करते किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। इजीली आइडेंटिफाइबल, वाज़े तौर पर पता चल सके, मालूम हो सके कि ये जो कंट्रोल है, इक्विपमेंट कंट्रोल है, किस पर्पस के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इन गुड वर्किंग ऑर्डर, कंप्लायंस विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड। कंप्लायंस विद रेलेवेंट स्टैंडर्ड में ये है कि जो उसका कंट्रोल है वो स्टैंडर्ड्स को सामने रखते हुए, उस स्टैंडर्ड के ऊपर पूरा उतरते हुए इंस्टॉल किए जाएं, ताकि वो किसी भी तरह का हैजर्ड पैदा ना करें। इमरजेंसी स्टॉप में आपके पास बटन्स होते हैं और पुल कॉर्ड्स। बटन्स तो आपने देखे होंगे ऑन ऑफ नॉर्मल, पुल कार्ड्स आपकी तारनुमा होती है जिसको खींचने पे इमरजेंसी कोई भी चीज़ बंद हो जाती है। जिस तरह आपकी पुरानी ट्रेन के अंदर भी ये ऑप्शन मौजूद है, आपकी में भी काफ़ी हद तक सेम वही पुराना पुल कार्ड वाला ऑप्शन मौजूद है फॉर इमरजेंसी स्टॉप। अच्छा जी, अब जब आपने जो इक्विपमेंट है और इन्वायरमेंट है उनका कैसे क्या चीज़ होनी चाहिए। इक्विपमेंट should be stable रहे, have controls appropriately marked, have appropriate warning signs, उसके ऊपर तमाम तरह, लाइटिंग should be adequate, मुनासिब हो उसकी, suitable node stroboscopic effect, इन्वायरमेंट सुटेबल हो, मतलब ऐसा नहीं हो एक्स्ट्रा शाइन, एक्स्ट्रा चमक, और इस तरह से वो फिर आपका जो विजन है वो फोकस नहीं कर पाएगा। इन्वायरमेंटली सुटेबल, इन्वायरमेंट के हिसाब से आपने लाइटिंग जो है प्रॉपर, पहले भी डिस्कशन हो चुकी है कि लाइटिंग, पुअर लाइटिंग से मुराद सिर्फ कम रोशनी नहीं है, बल्कि ज़रूरत से ज़्यादा ग्लेयर, शेडोज या ज़रूरत से ज़्यादा रोशनी भी पुअर लाइटिंग में ही कंसीडर होगी। स्पेस शुड बी एडिक्वेट, स्पेस आपकी एडिक्वेट होनी चाहिए, ताकि ऐसा ना हो कि फॉर एग्जांपल आपने किसी मशीनरी का, किसी वर्क इक्विपमेंट का इमरजेंसी बटन या ऑन ऑफ बटन ऐसी जगह पे लगाया हुआ है जो ऑन ऑफ करते हुए आपका जो एक्सेस है हाथ वगैरह या जिस भी चीज़ से आपने ऑन करनी है वो प्रॉपरली वहां तक पहुंच ना सके, और ऐसी सूरत में आपका हाथ दाएं बाएं किसी और चीज़ से टकरा जाए, तो उसके नतीजे में होगा क्या कि इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक करंट या इस तरह के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। देन जी नेक्स्ट हमारे पास आते हैं हैंड टूल्स एंड पोर्टेबल पावर टूल्स। हैंड टूल्स वो हैं जो हम अपने इस्तेमाल, हाथ से इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे छेनी, हैमर, हथौड़ी वगैरह, चिसल, ये सारी चीज़ें आती हैं। पोर्टेबल पावर टूल्स जिस तरह आपकी ड्रिल मशीन वगैरह होगी, जो होती पावर टूल्स हैं, लेकिन हम उनको अपनी ज़रूरत के मुताबिक दाएं बाएं इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह हैजर्ड्स एंड कंट्रोल फॉर हैंड टूल्स, पहले हम डिस्कस करते हैं हैंड टूल्स हैं कौन कौन से। हैमर है, चिसल है, स्क्रू ड्राइवर है, बहुत सारे हैं, लेकिन हम उन पे नॉर्मली जो आम इस्तेमाल में होते हैं उन्हीं को डिस्कस करके आगे बढ़ते जाएंगे। एक और ग्रुप एक्सरसाइज है जी आपके लिए, ये आप परफॉर्म करें, परफॉर्म करने के बाद लाजमी मेरे साथ शेयर करें। तो ग्रुप एक्सरसाइज है जी, व्हाट एक्सीडेंट्स कैन अकर विद हैंडल टूल्स एंड हाउ द टूल्स बिकेम डैमेज, कि आपके हैंडल टूल्स के साथ क्या एक्सीडेंट हो सकते हैं और टूल्स कैसे डैमेज हो सकते हैं।
हैजर्ड्स एंड कंट्रोल्स फॉर हैंड टूल। अब हैंड टूल्स के हैजर्ड्स क्या हैं? सबसे पहले टूल में शटर, उसके बाद हैंडल में कम लूज, शटर मतलब टूट फूट का शिकार हो सकता है, लूज हो सकता है हैंडल, जिससे आप अक्सर देखते हैं हैमर का ऊपर जो टॉप होता है वो लूज हो जाता है। टूल में भी ब्लंट रिक्वायरिंग एक्सेसिव फोर्स, ठीक है, वो आपका जो है तेजदार नहीं रहेगा, जिसके नतीजे में ज्यादा फोर्स की जरूरत रहेगी। ह्यूमन एरर, एग्जांपल हिट थंब विद हैमर, आप एम गलत कर बैठे हैं। देन मिस यूज, एग्जांपल रॉन्ग टूल फॉर जॉब, कि आपने एक जगह पे चैनी का इस्तेमाल करना है, आप वहां पे स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट ही अब हमने जो चीजें डिस्कस की, जो हैजर्ड डिस्कस किए, उसके अंदर अब हम डिस्कस करते हैं कंट्रोल्स। Tools suitable for the task and environment of use, information, instruction and training regarding the tool, visual inspection of tools, टूल्स की जो है विजुअल इंस्पेक्शन की जानी चाहिए, ताकि उनकी कई दफ़ा ज़ाहिरी हालत से भी पता चल जाता है कि इन टूल्स को मेंटेनेंस वगैरह की ज़रूरत है या एडजस्टमेंट वगैरह की ज़रूरत है। सब स्टैंडर्ड टूल्स रिपेयर्ड आर डिसकार्डेड, जो सब स्टैंडर्ड टूल्स होंगे या तो उन्हें रिपेयर किया जाए या उनको ज़ाया कर दिया जाए, तल्फ कर दिया जाए, ताकि उनको इस्तेमाल ही वर्क प्लेस के अंदर ना रहे। मेंटेनेंस ऑफ टूल्स, सुपरविजन ऑफ प्रैक्टिसेस। अच्छा जी, देन हमारे पास आ जाते हैं हैजर्ड्स एंड कंट्रोल फॉर पोर्टेबल पावर टूल्स। अब पोर्टेबल पावर टूल्स के हैजर्ड्स क्या हैं और उनके कंट्रोल मेजर क्या हैं? अगर हम यहाँ पर इन हैजर्ड्स को डिस्कस करें तो ऑलमोस्ट 70% हैजर्ड्स, 70 to 80% हैजर्ड्स हम अपने इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं या इससे पहले के जो एलिमेंट्स हैं उनमें बड़ी डिटेल में डिस्कस करके आ चुके हैं, लेकिन इस मुताबिकत से भी इन हैजर्ड्स को देखते हुए आगे बढ़ेंगे। हायर रिस्क बिकॉज फोर्सेस आर ग्रेटर, मीनिंग पोटेंशियल फॉर वेरी स्वेयर इंजरी, एडिशनल हैजर्ड्स प्रेजेंट सच एज इलेक्ट्रिसिटी, बिजली का, पेट्रोल, नॉइज, वाइब्रेशन, डस्ट, इजेक्टेड मटेरियल्स एंड ट्रिप हैजर्ड। नाउ अब इनके कंट्रोल मेजर के हवाले से बात करें। केयरफुल सिलेक्शन, टास्क और इन्वायरमेंट, कि टास्क को देखते हुए कि क्या काम लिया जा रहा है, किस इन्वायरमेंट में काम लिया जा रहा है, तो ये हम सिलेक्शन के दौरान देखेंगे। इंस्ट्रक्शंस, मैन्युफैक्चरर इंस्ट्रक्शन, मैं पहले जिस तरह आपको बता चुका हूँ। इन हाउस रूल्स, इन हाउस रूल ये है कि उस जगह पे काम करने के भी अपने कुछ कायद ज़ाबित होंगे तो उनको फॉलो किया जाए। ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन, कॉम्पिटेंस, सुपरविजन, रूटीनली इंस्पेक्टेड, रिपेयर और डिस्पोजल ऑफ अनसेफ टूल्स, रेगुलर मेंटेनेंस बाय कॉम्पिटेंट स्टाफ। जैसा हमने पहले डिस्कस कर दिया, दो लोगों का आपका वर्क इक्विपमेंट के अंदर कॉम्पिटेंट होना लाजमी है। पहले वो ऑपरेटर जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरे मेंटेनेंस स्टाफ, तो इन दोनों का कॉम्पिटेंट होना एक वर्क प्लेस इक्विपमेंट और एक वर्क प्लेस इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। रिक्वायरमेंट्स ऑफ सेफ प्रैक्टिसेस, मतलब कि अब जब हम ऐसी मशीनरी वगैरह यूज कर रहे हैं तो क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो हम सेफ प्रैक्टिस के लिए लेंगे। टूल्स शुड यूज्ड विद इन डिजाइन स्पेसिफिकेशन, जिस मकसद के लिए, जिस तरह के काम के लिए जो टूल, जो आलात बनाए गए हैं, जो औजार बनाए गए हैं, वो उसी मकसद के लिए ही इस्तेमाल होने चाहिए। गार्ड्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस इन प्लेस, गार्ड्स वगैरह और सेफ्टी डिवाइसेस इन प्लेस होनी चाहिए ताकि किसी भी तरह का इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हैजर्ड कम से एक्सीडेंट कम से कम हो। पीपीई यूज्ड, पावर केबल कंट्रोल, इजेक्टेड पार्ट्स कंट्रोल, कंट्रोल ऑफ एनी नॉइज, डस्ट, वाइब्रेशन, बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई थी नॉइज, डस्ट और वाइब्रेशन के ऊपर। सेफ स्टोरेज एंड हैंडलिंग ऑफ फ्यूल, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अच्छा जी, अब हम डिस्कस 9.1 9.2 के बाद अब हम डिस्कस करने लगे हैं 9.3 मशीनरी हैजर्ड्स के। इससे पहले हमने हैंडल टूल्स डिस्कस किए, पोर्टेबल पावर टूल्स डिस्कस किए, वर्क इक्विपमेंट क्या है उसके बारे में डिस्कस किया। अब हम ये देखने जा रहे हैं कि मशीनरी के हैजर्ड्स क्या हैं। मशीनरी के दो तरह के हैजर्ड्स हैं। बुनियादी तौर पर किसी भी मशीन से या किसी भी मशीनरी से हमें दो तरह के हैजर्ड्स हैं।
एक जिनको हम मैकेनिकल हैजर्ड्स बोलते हैं, एक हम जिनको नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स बोलेंगे। मैकेनिकल हैजर्ड्स आप यूं समझ लीजिए कि जिसमें डायरेक्ट कांटेक्ट है आपका मशीन के साथ, और जब आपका डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है मशीन के साथ तो उसको हम नॉन मैकेनिकल हैजर्ड बोलेंगे। अब मैकेनिकल हैजर्ड्स की डेफिनेशन देखें तो कांटेक्ट विद आर बीइंग कॉट अप बाय मूविंग पार्ट्स, कि मशीनरी के साथ इंटरेक्शन, मशीन के साथ इंटरेक्शन, उसके मूविंग पार्ट्स के साथ इंटरेक्शन के नतीजे में ये हमारे सामने आते हैं। नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स फ्रॉम पावर सोर्स आर थिंग्स बीइंग इमिटेड बाय द मशीन, मतलब कि मशीन के साथ डायरेक्टली नहीं बल्कि मशीन से कोई चीज बाहर आई या उसके पावर सोर्सेज वगैरह की वजह से जो हैजर्ड्स होंगे उनको हम नॉन मैकेनिकल हैजर्ड बोलेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं पहले मैकेनिकल हैजर्ड्स क्या हैं। इसमें क्रशिंग है, शेयरिंग है, कटिंग, स्वेयरिंग, इंटेंगलमेंट, ड्राइंग इन, ट्रैपिंग, देन वी हैव इम्पैक्ट, स्टैबिंग, पंक्चर, फ्रिक्शन और एब्रेशन, हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन। अब ये सारी चीजें मैंने इसलिए बड़ी तेजी से गुजरा हूं क्योंकि आगे आपको वन बाय वन करके इसमें समझाने की कोशिश करते हैं। अब क्रश में क्या है? क्रश में बेसिकली कोई भी बॉडी, कोई भी चीज दो मूविंग पार्ट्स के दरमियान आ जाए, दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स के दरमियान आ जाए, या एक मूविंग पार्ट हो और एक फिक्स पार्ट हो। ये देखें, ये बात समझनी है आपने कि दो मूविंग पार्ट्स के दरमियान आ जाए या एक मूविंग पार्ट या एक फिक्स ऑब्जेक्ट के दरमियान में आ जाए तो ऐसी सूरत में हम उसको क्रशिंग बोलेंगे। देन शेयरिंग, शेयरिंग क्या है? अ पार्ट ऑफ द बॉडी यूजुअली फिंगर्स स्ट्रैप बिटवीन द पार्ट्स ऑफ द मशीन, कि एक मूविंग पार्ट है वो घूम रहा है विद स्पीड और दूसरा वहीं पे खड़ा है, तो उस दौरान रोटेशन के दौरान जब आएगा तो उसको हम शेयरिंग बोलेंगे। देन कटिंग है, स्वेयरिंग, ये तो सिंपल सी बात है, कांटेक्ट हुआ उसके नतीजे में कट लगा, ब्लेड हो सकता है उससे कट लग सकता है। इंटेंगलमेंट, इंटेंगलमेंट होता है कि किसी चीज का रोटेटिंग चीज के अंदर जो है वो पकड़े जाना, वो उसके अंदर बंधे जाना, तो उलझ जाना, ये इंटेंगलमेंट होता है। जैसे लूज अब आइटम है कोई भी क्लॉथ का, वो कफ हो सकता है, वो आपका कोई और शर्ट का पार्ट हो सकता है, जो उसके मूविंग रोटेटिंग पार्ट में आ जाए और उसके नतीजे में जो एक्सीडेंट हो जाए वो तो इंटेंगलमेंट में आएगा। ड्राइंग इन ट्रैपिंग, अच्छा ड्राइंग इन ट्रैपिंग में क्या होता है कि दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स इस तरह से जो मशीन के अंदर, जिनके अंदर निप्स हैं, ठीक है, इस दरमियान जो आएंगे उनको हम ड्राइंग इन आर ट्रैपिंग बोलेंगे। देन इम्पैक्ट, इम्पैक्ट बोलते हैं किसी भी चीज से आप जोर से, ताकत के से जब आप टकराते हैं, उस बॉडी के साथ टकराएंगे, ठीक है, तो उस सूरत में जो इम्पैक्ट, जिस जोर से टकराते हैं तो वो जो जोर लगेगा, जिस जोर से आके कोई चीज टकराएगी तो उसको हम इम्पैक्ट कहेंगे। नेक्स्ट आता है जी स्टैबिंग और पंक्चर। बेसिकली शार्प पार्ट्स ऑफ द मशीन जो होते हैं या मटेरियल जो होता है वो इजेक्ट होना शुरू हो जाता है मशीन से, और बॉडी में, हमारी बॉडी में, क्योंकि हमारा जो है वो इंटरेक्शन होता है, उसके नतीजे में क्या होता है, हमारी बॉडी में किसी भी तरह से पेनिट्रेट कर सकते हैं। जिस तरह इसके अंदर आप देख सकते हैं फ्रेगमेंट्स फ्रॉम एब्रेसिव व्हील। अब एब्रेसिव व्हील के जो फ्रेगमेंट्स हैं, पार्ट्स हैं, वो आपके आ रहे हैं और वो आपकी बॉडी में जो है दाखिल हो सकते हैं, जिसमें स्वर्फ और ये चीज़ें शामिल होंगी। देन जी हमारे पास आता है फ्रिक्शन और एब्रेशन। अब बेसिकली मूविंग सरफेस के साथ जो स्मूथ भी हो सकती है कि आप उसके साथ जब कांटेक्ट करते हैं, जो बेसिकली जो रगड़ पैदा होती है उसको हम फ्रिक्शन बोलेंगे। हाई प्रेशर फ्लूइड इंजेक्शन, ये कैसे हमें नुकसान पहुंचा सकता है, देखते हैं जी। इंजरीज कॉज्ड बाय लिक्विड रिलीज्ड अंडर प्रेशर may have small entry wound but travel through tissues। अब ये हाई प्रेशर फ्लूइड क्या है कि ये हमारे किसी भी जगह से, हमारी बॉडी से हमें दाखिल हो सकते हैं, ठीक है, जिसके नतीजे में टिश्यूज और कंटेमिनेंट्स की शक्ल में हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं, जिससे आपका ऑयल हो गया, पेंट हो गया। तो एज यू नो कि ये ऐसी जो चीज़ें होती हैं, फ्लूइड हो गए या वेपर्स हो गए, ये हमारी बॉडी में इनलेशन या इंजेक्शन के नतीजे में हमारी बॉडी में दाखिल हो सकते हैं। देन जी व्हाट आर द नॉन मैकेनिकल हैजर्ड व्हिच आर एसोसिएटेड विद मशीनरी। अभी तक हमने पहले डिस्कस किए मैकेनिकल हैजर्ड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स।
नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स की बात की जाए तो जिस तरह मैंने पहले बताया कि इन सारों को अगर पूरा पूरा एलिमेंट नहीं तो पूरा पूरा एज अ टॉपिक हमने तकरीबन सबको डिस्कस कर चुके हैं, मास फायर इलेक्ट्रिसिटी और फायर एंड एक्सप्लोजन के। फायर के तो इलेक्ट्रिसिटी और फायर इससे नेक्स्ट के हमारे एलिमेंट्स हैं, हम इसके मुताबिक वो यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे और फर्दर बड़ी डिटेल में अगले आने वाले एलिमेंट्स के अंदर डिस्कस करेंगे जी। नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स हमारे पास आते हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, नॉइज है, वाइब्रेशन है, हैजर्डस सब्सटेंसेस है, आयनाइजिंग रेडिएशन है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन है, एक्सट्रीम टेम्परेचर, नॉन आयनाइजिंग आयनाइजिंग रेडिएशन के ऊपर पूरा लेक्चर रिकॉर्ड है, इसी चैनल पे मौजूद है। आप वहाँ पर अगर इसको देख लें, वहाँ पर इसको समझ लें, और जो लोग ऑलरेडी फॉलो करते हुए आ रहे हैं तो उनको ये आइडिया होगा कि आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन क्या है। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एर्गोनॉमिक, स्लिप ट्रिप्स एंड फॉल, फायर, एक्सप्लोजन। अच्छा जी, अब आपने ये एक्सरसाइज है जितना हमने ये डिस्कस की है, ठीक है, जस्ट टू इम्प्रूव योर नॉलेज, एक अच्छी आपको आदत पड़ेगी लिखने की, तो आपने ये एक्सरसाइज जो है ये परफॉर्म करके मेरे साथ शेयर करनी है व्हाट्सएप पे या ईमेल पे। तो इसके अंदर एक ही आइडेंटिफाई द मैकेनिकल हैजर्ड, सेकेंडली आइडेंटिफाई द नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स। अच्छा जी, अब हमने हैजर्ड्स ऑफ मशीनरी डिस्कस किए, वो मैकेनिकल हैजर्ड्स थे, वो नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स थे। अब हम कंट्रोल मेजर्स फॉर मशीनरी हैजर्ड्स, अब कंट्रोल मेजर फॉर मशीनरी हैजर्ड्स में हम देखेंगे कि हम कैसे मैकेनिकल एंड नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स को कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे जी हमारे सामने आ गया मशीनरी सेफ गार्डिंग मेथड, जो इतनी देर से हम डिस्कस कर रहे थे, फिक्स गार्ड, इंटरलॉक गार्ड वगैरह। अब हम उन सब को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। अब जो हमारे पास मशीनरी सेफ गार्डिंग के मेथड्स हैं तो उनमें आता है फिक्स गार्ड्स, इंटरलॉक गार्ड्स, एडजस्टेबल, सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड, सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, ट्रिप डिवाइसेस, टू हैंड कंट्रोल, होल्ड टू रन कंट्रोल, इमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल, प्रोटेक्टिव appliances, personal protective equipment, information, instruction, training and supervision। अब जी, अब आपने याद रखना है कि टाइप्स ऑफ मशीनरी गार्ड्स, तो आप टाइप्स ऑफ मशीनरी गार्ड्स में याद रखेंगे, नंबर 1 फिक्स्ड, नंबर 2 इंटरलॉक, नंबर 3 एडजस्टेबल, नंबर 4 जो गार्ड हमारे पास आता है वो है ट्रिप। तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं इन गार्ड्स को। सबसे पहले हमारे सामने आता है फिक्स्ड गार्ड। फिक्स्ड गार्ड क्या है? कंप्लीटली प्रिवेंट एक्सेस टू डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी। अब ये देख सकते हैं आप, ये जो मूविंग बेल्ट है इसको इस गार्ड ने, इस जो कंप्लीट इंक्लोजर है इसने इसको महफूज किया। और फिक्स्ड इन प्लेस, ये फिक्स्ड हुआ है। रिक्वायर अ टूल फॉर रिमूवल लिमिटेशन, ठीक है जी। अब होता क्या है, ये इसका जो सख्त ध्यान होना है कि ये टूल के बगैर रिमूव नहीं हो सकता। ये इसका प्लस पॉइंट भी है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट भी है, ठीक है। ये इसका मेरिट भी है, डीमेरिट भी है। कैसे? फॉर एग्जांपल, इसके अंदर अगर बेल्ट है वो टूट जाती है तो हमने उसको जब चेंज करना है तो उसके लिए फिर हमें प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए वर्कर रिक्वायर्ड होगा जो आके इसको चेंज करेगा। तो बेसिकली इसका ये जो मेरिट है वो इसका डीमेरिट भी है, ठीक है जी। अपार्ट फ्रॉम इसको भी डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, अब ये जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये चीज़ें हमने काफ़ी डिटेल में पहले भी डिस्कस की, लेकिन इसे देख लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द मैकेनिकल हैजर्ड्स, व्हाट हैजर्ड्स कैन फिक्स्ड गार्ड प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। अब ये वो कह रहा है कि मैकेनिकल के अलावा नॉन मैकेनिकल कौन से दे सकता है? तो इलेक्ट्रिसिटी से दे सकता है, इंटरेक्शन नहीं हो सकता आपका, रेडिएशन से बचा सकता है, हार्ड सरफेस में आपका हाथ नहीं जाएगा, नॉइज अगर वो प्रॉपरली इंक्लोजर है, इस तरह आपका जो है प्रॉपरली इंक्लोजर, तो वो आवाज को भी कंट्रोल करेगा। और दूसरी चीज इजेक्शन ऑफ स्वर्फ और डस्ट और स्वर्फ वगैरह का जो रिमूवल है, इजेक्शन है जो बाहर फेंकते हैं वो भी नहीं फेंकेगा। स्वर्फ समझ लीजिए क्या चीज है। स्वर्फ बेसिकली वेस्ट होता है। टेक्निकली मैकेनिकल इंडस्ट्री में जब मैकेनिकली कोई चीज गिरती है, मेटल, आयरन, ये चीजें, तो इनके छोटे छोटे बारीक पार्ट्स जो होते हैं वो मिट होते हैं। तो उसके साथ जब ऑयल और गर्द, किसी भी तरह की डस्ट, मट्टी की डस्ट मिलके जो एक मटेरियल, एक वेस्ट बनाते हैं, उसको हम स्वर्फ बोलते हैं। अब जी, पहले वाला फिक्स गार्ड हमने डिस्कस किया।
अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर इंटरलॉक्ड गार्ड्स। फैट पढ़ा हमने, फैट में FIAT फिक्स गार्ड, और उसके बाद हमने डिस्कस कर रहे हैं इंटरलॉक गार्ड्स। अगले दो को आगे हम एडजस्टेबल और ट्रिप को हम आगे डिस्कस करेंगे। अब इंटरलॉक गार्ड्स में दो तरह के, गार्ड ओपन, गार्ड क्लोज। गार्ड ओपन क्या होगा? पावर टू द मशीन इज डिसेबल व्हेन द गार्ड इज ओपन एंड इट विल नॉट ऑपरेट अंटिल द गार्ड इज इन प्लेस। मतलब कि गार्ड ओपन ये फिनोमेना है, ये बताता है कि जब मशीन डिसेबल है, उसने काम नहीं करना, हम गार्ड को ओपन कर देंगे तो इस दौरान किसी भी सूरत मशीन ऑपरेट नहीं होगी। गार्ड क्लोज में क्या होगा? द गार्ड इज लॉक्ड शट until the machine has returned to a safe condition। अब गार्ड क्लोज में क्या है? हम उसके वाइस वर्सा, उसके उल्ट चले गए हैं कि क्या होगा कि गार्ड ओपन में जब तक खुला होगा तो हम कोई एक्टिविटी नहीं, और गार्ड क्लोज होगा तो मतलब मेंटेनेंस हो रही है, हम कोई एक्टिविटी नहीं करेंगे। द एक्ट ऑफ ओपनिंग द गार्ड स्टॉप द डेंजरस पार्ट्स ऑफ द मशीनरी एंड डिसेबल्स पावर। ठीक हो गया, गार्ड खुलेगा तो डेंजरस पार्ट्स ऑफ मशीनरी डिसेबल पावर कर देगा। अब लिमिटेशन क्या है? कैन बाईपास द सिस्टम, माइट भी पॉसिबल है कि इंटरलॉक सिस्टम अप्लाई करने की सूरत में बाईपास करके काम शुरू कर दिया जाए जी, ओपन या क्लोज गार्ड किए ही ना जाए। पर्सन में गेन एक्सेस बाय क्लोजिंग द गार्ड अराउंड देम। हो सकता है कि इंडिविजुअल्स कहें यार अब इसको क्लोज करेंगे, चलो चलते चलते बस थोड़ा सा काम है, इसको जल्दी से कर लेते हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो चलती ही उसको मेंटेनेंस करने की कोशिश करते हैं, ना वो गार्ड जहाँ पे ओपन रिक्वायर्ड होता है वो करते हैं, ना क्लोज होता है वो रिक्वायर्ड होता है वो नहीं करते, तो जिसके नतीजे में एक्सीडेंट हो सकता है। नीड रूल्स टू बी इन्फोर्स्ड, अंडरस्टूड है। अगर आपने इंटरलॉक गार्ड्स वहाँ पे इंस्टॉल कर दिए हैं तो उनका प्रॉपर यूज़ भी होना चाहिए और उसके लिए रूल्स वगैरह को इन्फोर्स किया जाना चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल उसके ऊपर अमल पैरा हो। देन जी तीसरा, A for adjustable and self adjusting guard। एडजस्टेबल गार्ड वो होगा जिसको आप मैन्युअली अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, और सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड्स कौन से होंगे? जो खुद से चीज़ के उस साइज को देखते हुए एडजस्ट कर लेंगे। जैसे यूज व्हेन इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिवेंट एक्सेस टू डेंजरस पार्ट, एडजस्टेबल गार्ड सेट मैनुअली टू अ रेंज ऑफ पोजीशन बाय द ऑपरेटर। ये देखें, वर्क आउट, वर्क इन, ये इतनी सी प्लेस है, बाकी ये निचला हिस्सा इसका, ये एडजस्टेबल गार्ड है, और जब इतना ही काम होगा तो गार्ड अपनी मर्जी से मैनुअली हम एडजस्ट कर सकते हैं। सेल्फ एडजस्टिंग गार्ड यूजुअली स्प्रिंग लोडेड टू एडजस्ट इटसेल्फ टू द वर्क पीस, रिक्वायर्स नो एडजस्टमेंट बाय द ऑपरेटर। ये आप इसकी मदद से इस तरह से कर सकते हैं। आगे जी, सेंसिटिव प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ट्रिप डिवाइसेस। ट्रिप डिवाइसेस क्या होंगी कि ये बेसिकली उसको काम करने से रोक देंगे। ये नॉट अ फिजिकल बैरियर, किसी फिजिकल चीज से नहीं होगी, बल्कि सेंसर इसके अंदर यूज होते हैं। और वो सेंसर कैसे काम करते हैं? यूज सेंसर्स टू डिटेक्ट प्रेजेंस ऑफ ऑपरेटर एंड स्टॉप द मशीन। कि जैसे ही वहां पे देखेंगे कि किसी मशीन देखती है कि उसके करीब तीन कुछ मूवमेंट है, कोई आपका ऑपरेटर है या कोई और इंडिविजुअल है, वर्कर है, तो वो काम करना रोक देगी। दे इंक्लूड, अब ये कितनी तरह के? तीन तरह के। एक तो प्रेशर मैट्स होते हैं जिनके पास जाती है वो फील कर लेती है समवन इज देयर, तो वो अपनी वर्किंग जो है वो स्टॉप कर लेती है। देन ट्रिप बार्स मौजूद होती हैं, और उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक डिवाइसेस जिनकी मदद से हम ये काम लेते हैं कि ये रेडिएशन, ये आपकी जो सेंसर्स हैं ये सेंस कर लेते हैं किसी की मौजूदगी को, और जब वो इसको सेंस कर लेते हैं तो ऐसे नतीजे में मशीन या इक्विपमेंट काम करना छोड़ देती है। देन जी इम्पोर्टेंट, टू हैंड कंट्रोल्स। टू हैंड कंट्रोल्स में क्या होता है कि आप जब तक दोनों हाथों से ऑपरेटर जो है वो काम नहीं करेगा, उसका डिस्टेंस भी इतना होता है कि वो कभी भी एक हाथ से दोनों कंट्रोल नहीं कर सकता, तो ऐसी सूरत में मशीन ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाती है, मशीन रुक जाती है, जिसके नतीजे में किसी भी स्वेयर इंजरी से बचा जा सकता है। डिजाइन टू प्रोटेक्ट दी ऑपरेटर्स हैंड, मतलब ये है
कि ऐसा ना हो कि एक हाथ से ऑपरेटर कंट्रोल कर रहा हो और दूसरा हाथ या कोई बॉडी पार्ट उसका उसके अंदर आ जाए। कंट्रोल शुड बी मोर देन अ हैंड स्पेन अपार्ट, मस्ट एक्टिवेट एट द सेम टाइम, दोनों एक ही टाइम पे होंगे। रिलीजिंग कंट्रोल मस्ट स्टॉप द मशीन इमीडिएटली, तो जैसे ही वो एक हाथ उठाता जाएगा तो मशीन का जो कंट्रोल होगा वो क्या करेगा, उसको स्टॉप कर देगा। एमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल, एमरजेंसी स्टॉप कंट्रोल नाम से जाहिर हो रहा है कि ये आपका फौरी तौर पर जब कभी भी आपको किसी चीज को किसी मशीनरी को रोकना है तो देन हम इसको इस्तेमाल करेंगे। शुड ब्रिंग द मशीन टू अ सेफ स्टॉप एज क्विकली एज पॉसिबल। Machine can only be restarted using the rest button. Release of the button should not restart the machine. Then जी हमारे पास प्रोटेक्टिव अप्लायंसेस में आप देख सकते हैं कि ये जिसका डिजाइन टू कीप ऑपरेटर्स हैंड्स अवे फ्रॉम डेंजर, इंक्लूड पुश स्टिक जो धकेलने का काम आते हैं, जिग्स हैंडल टाइप खींचने और क्लैम्प्स जो उसको टाइट वगैरह करके रखते हैं। अब एक बात, ये जिग पुश स्टिक्स, आप ये बात अगर अपने इर्द गिर्द देखें तो हर चीज में कुछ चीजें कॉमन है। अब जिस तरह ये पुश स्टिक मौजूद है इस तरह हम अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें देखते हैं जहाँ पे पुश स्टिक यूज हो रही होती है, नॉर्मल सी चीज है। हेल्थ एंड सेफ्टी को बेसिकली आपने इम्प्लीमेंट जब करना है तो आप देखेंगे कि इसके अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन है और कॉमन फिनोमेने पे काम कर रहे हैं। सिर्फ अप्रोच ना होने की वजह से या माइंडसेट ना होने की वजह से हम एक्टिविटीज को गलत तरीके से करते हैं जिसके नतीजे में प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं। स्पेसिफिक मशीनरी एग्जांपल्स हैजर्ड्स एंड कंट्रोल में ये अब ये कुछ ये मशीनरी आपकी है, कुछ मैकेनिकल मशीनरीज हैं कि जिनके हैजर्ड्स हैं टिपिकल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस मशीनरी में बेंच टॉप ग्राइंडर होगा, पेडिस्टल ड्रिल होगी, एग्रीकल्चर ज़राअत को बोलते हैं, हॉर्टिकल्चरल बोलते हैं बागबानी को। इसमें सिलेंडर मूवर यूज होता है जो आपके घास वगैरह काटता है, स्ट्रिमर, ब्रश कटर वगैरह, चेन सा, आरा। रिटेल मशीनरी में कंपैक्टर यूज होता है जिसका मकसद ये होता है कि बड़ी बड़ी चीज़ों को कंपैक्ट करके बिल्कुल प्रेस करके रख देता है। कंस्ट्रक्शन मशीनरी सीमेंट मिक्सर और देन बेंच माउंटेड सर्कुलर सा, जो सर्कुलर सा एक बेंच के ऊपर माउंट किया जाता है, लटकाया जाता है या हैंग किया जाता है, आप कह सकते हैं कि उसको उसके ऊपर इंस्टॉल किया जाता है। Choose one of the specific machines and outline the hazards, mechanical and non-mechanical control में। ये आपने किसी भी मशीन को, अगर जो लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड देखें, कहीं पे भी मशीन इस्तेमाल हो रही है तो लिस्ट करें, लिस्ट बनाएं उसके मैकेनिकल हैजर्ड्स की, उसके नॉन मैकेनिकल हैजर्ड्स की और उसके कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, उसके बाद वो शेयर कर सकते हैं मेरे साथ। देन जी स्पेसिफिक मशीनरी एग्जांपल्स, हैजर्ड्स एंड कंट्रोल मेजर। अब जो चीज़ें हमने पीछे डिस्कस की वो सारी सारी यहाँ पर आ गई, उन चीज़ों को हम ये देखते जाते हैं ताकि आपको आइडिया हो। अब इसी में से आपने किसी भी मशीनरी को सिलेक्ट करना है, उसके बाद मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, उसके हैजर्ड्स की लिस्ट बनानी है और उनके कंट्रोल मेजर्स आप बना के मेरे साथ शेयर करेंगे। शेयर करने का तरीका वही है, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप ईमेल कर सकते हैं। अब मैन्युफैक्चरिंग एंड मेंटेनेंस मशीनरी में बेंच टॉप ग्राइंडर है और पेडिस्टल ड्रिल। ये बेंच टॉप ग्राइंडर और इसकी कुछ जो तस्वीर है, ठीक आगे हमारे पास पेडिस्टल ड्रिल, देन चेन सा, ये आपके पास आ रहा। उसके बाद ये कंपैक्टर होता है जिसके अंदर कोई भी आप इतने बड़े पैमाने पे डाल के उसको कंपैक्ट कर देते हैं, प्रेस कर देते हैं बिल्कुल। अब रिक्वायरमेंट, ये कुछ एग्जांपल्स दी थी आपने, इनमें से कोई चूज करके उसके मैकेनिकल, नॉन मैकेनिकल, हैजर्ड, वो सारी चीजें आपने लिखनी है। अब रिक्वायरमेंट्स फॉर गार्ड्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस। अब जो गार्ड्स, अब जिस हमने रिक्वायरमेंट्स आपकी डिस्कस की थी वर्क इक्विपमेंट की, उसी तरह हम डिस्कस करेंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर गार्ड्स एंड सेफ्टी डिवाइसेस। नंबर 1, मीट्स रेलेवेंट स्टैंडर्ड्स, कि जो भी हम गार्ड्स और सेफ्टी डिवाइसेस इस्तेमाल करें
वो जो उनका रेलेवेंट स्टैंडर्ड है, जो मेयार है, उसके ऊपर पूरा उतरती हूँ। स्ट्रॉन्ग एंड रोबस्ट, सख्त जान हो। कंपैटिबल विद मशीन ऑपरेशन, नॉट इजी टू डिफीट, ऐसा मुमकिन ना हो। कंपैटिबल विद मशीन ऑपरेशन ये है कि ऐसे गार्ड्स भी ना हो जिसकी वजह से मशीन ही काम ना करे प्रॉपरली, बल्कि ऐसे हो कि मशीन भी प्रॉपरली काम करे और वो गार्ड भी। नॉट इजी टू डिफीट का मतलब ये होता है कि जिसको आसानी से आप डिफीट न कर सकें। फॉर एग्जांपल एक गार्ड एक सेफ्टी डिवाइस है, उसको इजीली हर वर्कर अगर डिफीट कर सकता है, ठीक है, सिंपल आप ये कह सकते हैं कि जुगाड़ लगा के काम कर जाता है, तो वो बड़ा इशू होगा। तो उस चीज़ को ओवरकम आपने करना है। अलाउज विजन, अलाउज वेंटिलेशन, बात कशी, ताज़ा हवा के अंदर खलीज हवा का अखराज प्रॉपर होना चाहिए। इजी टू मेंटेन, डिजाइन टू अलाउ फॉर मेंटेनेंस, डज नॉट इंक्रीज ओवरऑल रिस्क। तो ओवरऑल रिस्क इसका इंक्रीज नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, एक्सरसाइज आ गई आपके पास। आपने पहले तो एक्सरसाइजेस जितनी भी हैं याद रखा करें कि पहले अच्छी तरह से लेक्चर को एक दो बार अच्छी तरह से समझा करें, अपने नोट्स ले लिया करें इससे, ठीक है। बाकी बहुत सारों को ईमेल कर दी गई हैं बुक्स, और जिनको बुक्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं वो रब्ता करके ले सकते हैं। लेकिन इन वीडियोस को सामने रखते हुए, इन लेक्चर्स को सामने रखते हुए अपने नोट्स भी बनाएं और बुक्स भी पढ़ें, तो देन इसके पेपर की प्रिपरेशन के हवाले से आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अब 9.1, 9.2, 9.3 के एक्सरसाइज के बाद हमारे पास लास्ट एक्सरसाइज इस एलिमेंट की है, एंड ऑफ मॉड्यूल 9.4, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ गार्ड्स एंड प्रोटेक्टिव डिवाइसेस। ठीक है जी, आपने गार्ड्स की टाइप्स के हैं और प्रोटेक्टिव डिवाइसेस की टाइप्स के हैं, सिर्फ आइडेंटिफाई करनी है कि कौन कौन सी हैं, वो तहरीर करके वो रिटन फॉर्म में आप मेरे साथ शेयर करेंगे। ये इस लेक्चर में हमने पूरा एलिमेंट नंबर 9 जो था वर्क इक्विपमेंट के हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस की है। अगर इसके हवाले से मज़ीद भी किसी भी तरह की रहनुमाई चाहिए हो तो इसी लेक्चर के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए या ईमेल कीजिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि जितनी डिटेल में, जितने आसान अल्फाज के साथ मैं ये आपको लेक्चर्स डिलीवर कर रहा हूँ, जितने आसान अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो भी उर्दू स्पीकिंग, हिंदी स्पीकिंग हैं, उन सब तक बात को आसानी से पहुंचाया जाए, कि जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ पेपर पास करना नहीं है, बल्कि इस इंडस्ट्री के अंदर मौजूद लोगों तक अवेयरनेस या जो दुरुस्त नॉलेज है वो पहुंच सके। तो मैं इसीलिए जो मीडियम इस्तेमाल कर रहा हूँ वो मीडियम ऐसा है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मुस्तफ़ीद हो सकें, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इंग्लिश का प्रॉब्लम होता है। तो कोशिश की जाती है यहाँ पे जो वर्ड्स का इस सब्जेक्ट के लिहाज से टर्मिनोलॉजी है तो उन्हीं मतलब के साथ समझाया और पढ़ाया जाए। उम्मीद करता हूँ बाकी लेक्चर्स की तरह आपको ये लेक्चर भी पसंद आएगा। अगले लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।